तो फिजिकल ज्योग्राफी में जितनी भी सारी चीज़ें आपको सब समझ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। वापस से आप एक बारी देखिए, हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद क्या इक्विनॉक्स किस चीज़ को बोलते हैं, और सॉलिस्ट देखो शुरू होगी खास, और सॉलिस्टिस किसको बोलते हैं वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। उसके बाद आपने क्या देख लिया, टाइम जोन अलग अलग क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कल हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाली जो स्टोरी थी उसको हमने स्टार्ट किया था, और हमने बोला था कि लैप्लास थ्योरी ऑफ लैप्लास नेबुलर थ्योरी वो जो है वहाँ वो जो है मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ है जिससे हम बोलते हैं कि अर्थ हमारी वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, उसके बाद ये सीमा और सियाल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एडवर्ड स्विज ने। ठीक है, एडवर्ड स्विज ने बोला था कि भाई हमारी जो अर्थ है वो सीमा और सियाल में जो है डिवाइडेड है, और सबसे नीचे क्या है, नीफ। और सीमा और सियाल क्या चीज़ होती है, सियाल होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे होता है निकल एंड आयरन। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। फिर ये चीज़ हमने बोला कि भाई एक हद से ज़्यादा अगर हमें देखना है कि अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली में कौन से मटीरियल से वो चीज़ बनी है, तो हम ड्रिलिंग या फिर खोदने से मतलब एक लेंथ के बाद हम उसमें ड्रिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे डीपेस्ट केव या फिर माइन हमें मिली है उनसे भी ज़्यादा कहीं डेप्थ में हमें जाना है पता करने के लिए कि एक्चुअली में अंदर में उसके क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सेस्मिक वेव्स जो हैं उसका हमने इस्तेमाल किया। सेस्मिक वेव की जो खास बात है वो मैंने आपको बताया कि सेस्मिक वेव क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, उसमें आपको ये बताया गया कि भाई दो तरीके की सेस्मिक वेव्स होती हैं, एक पी वेव है और एक एस वेव है। ठीक है, पी वेव है जिनको हम एक्चुअली में उसका पूरा नाम क्या है, प्राइमरी वेव्स। पी वेव का मतलब क्या है, प्राइमरी वेव, और एस वेव का मतलब क्या है, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव जो है आपकी वो सिर्फ सॉलिड में से पास करती है। ठीक है, याद कैसे करना है, वो एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड। ठीक है, और जो पी है जो प्राइमरी वेव है वो तीनों में से, तीनों मीडियम में से जो है पास करेगी, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी, और गैस में से भी। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मेजर डिफरेंस क्या है, डेंसिटी का डिफरेंस है ना। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर है, लिक्विड उससे कम थोड़ा डेंस है, और गैस जो है वो सबसे कम जो है वो डेंस है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल द स्पीड ऑफ द वेव जो है वो क्या होगी, चेंज करेगी। ठीक है, प्राइमरी वेव की। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस डायग्राम से देखने की कोशिश की थी कि भाई हमने एक तरफ से अर्थ के एक नॉर्थ पोल से हमने एस वेव को अंदर डाला, अर्थ के अंदर हमने उसको इंजेक्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि एक लेंथ के बाद जो है आपकी एस वेव जो है वो अर्थ के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, उसके आगे ब्लॉक हो रही है, उसके नीचे वो नहीं जा पा रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई उस डेप्थ तक, उस किलोमीटर की डेप्थ तक आपका जो मटेरियल है अंदर, जो स्टेट है अर्थ की वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, फिर एस के बाद एक मैंने आपको लेंथ बोली थी, एक डेप्थ बोली थी, क्या 2900 किलोमीटर, जिसके आगे आपकी एस वेव जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। जिसके आगे मैंने क्या बोला, उसके आगे जो है शैडो जोन बन जाता है। शैडो जोन मतलब जहाँ से एस वेव पास नहीं कर पा रही है। ठीक है, उससे एक चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ तक 2900 किलोमीटर जो है वहाँ तक क्या है, आपका सॉलिड है। ऐसा कुछ समझ आया हमें एक चीज़ से। फिर हमने बोला कि यार ये तो अंदर तक नहीं गई, हमें पता नहीं चला एक्चुअल में कि भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में है। तो फिर हमने क्या किया, पी वेव, प्राइमरी वेव को जो है हमने इंजेक्ट किया अंदर, और उसमें अलग अलग हिसाब से आपको स्पीड का वेरिएशन दिखा। तो उससे हमें पता चला कि भाई कौन सी जगह जो है वो सॉलिड है, कौन सी जगह जो है वो लिक्विड है, कौन सी जगह जो है वो मोल्टन है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, मेंटल जो है वो क्या है मेंटल जो है वो सेमी मोल्टन है, आउटर वाला जो कोर है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। समझ आ गया, जल्दी जल्दी एक बार ही थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, फिर ये रॉक का जो रॉक साइकिल था वो भी मैंने आपको बताया, वो जो भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। मैग्मा, ऊपर निकला लावा, वहाँ पे जो रॉक बनी उसको हमें बोला इग्नियस रॉक। वहाँ से जो इरोजन के एजेंट है, वेदरिंग के एजेंट है, वो रॉक को तोड़ेंगे, आगे की तरफ गया, सेडिमेंट का डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और फिर वो नीचे की तरफ जब आ गई तो क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक। फिर उसके नीचे आप देखो, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, आप देखिए क्या लिखा है, बरियल कॉमा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसकी वजह से क्या हो गया, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिसिज्म।
और वो मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप उसी से आप देखिए कि मेटामॉर्फिक रॉक में वो कन्वर्ट हो गया और अब वो इतनी डेप्थ में चला गया, इतना प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कि अब वो मेंटल के एकदम पास चला गया। टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि रॉक अपनी सॉलिड स्टेट में रहेगी ही नहीं, वो पिघल जाएगी, मोल्टन स्टेट में चली जाएगी और वापस से वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे जाके फिर कहीं पे वो इग्नियस रॉक की तरह बाहर सरफेस पे आएगी, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एल्फ्रेड वेजनर की मैंने आपको थ्योरी बताई थी जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताने से पहले आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे इस फोटो में तो आपको सिर्फ पेंजिया दिखा रहा है। पेंजिया से पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, रोडिनिया, है ना। रोडिनिया एक बार टूटा था, वापस से जब बना था वो बना था पेंजिया। तो पेंजिया से पहले एक और सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, रोडिनिया, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए पहली फिगर में आपको दिखा रहा है पेंजिया। पेंजिया में आप देखिए सारे जो आपके कॉन्टिनेंट है आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर लिखा है यूरेशिया, साइड में लिखा है नॉर्थ अमेरिका, फिर लिखा है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया भी दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है और एंटार्क्टिका भी आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, ये जो आपका पेंजिया है उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने क्या बोला था, दो हिस्सों में वो बटेगा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो क्या है, लॉरेशिया। नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो क्या है, गोंडवाना लैंड। आप एक बार उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लॉरेशिया वाला ऊपर का हिस्सा है उसमें एक चीज़ तो क्या है, यूरेशिया। देखिए क्या लिखा है, एक चीज़ क्या लिखी है, यूरेशिया। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, आप देखिए ज़रा दिखता है तो, दिख रहा है, ठीक है। जो सेंटर वाला पोर्शन है जिसको हम लॉरेशिया बोल रहे हैं, उसमें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेशिया। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसका मतलब आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और जो यूरोप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरोप, आज के टाइम का यूरोप, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका और ऊपर का स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ये सारा जो है वो किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था, लॉरेशिया का, ठीक है। और लॉरेशिया से आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख रहा है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में आप देखिए कौन कौन से आज के टाइम के आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। देखिए अफ्रीका दिख रहा है आपको, साउथ अमेरिका दिख रहा है, उसके बाद इंडिया दिख रहा है, एंटार्क्टिका दिख रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि कैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जो थ्योरी आगे चल के एल्फ्रेड वेजनर ने अपने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें उन्होंने प्रपोज किया, किसके रूप में, जिगसॉ फिट के नाम से, ठीक है, कि कैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में एकदम फिट हो जाते हैं तो कभी एक टाइम पे साथ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मॉडर्न वर्ल्ड दिखा रहा है और मॉडर्न वर्ल्ड में आपको दिखा रहा है यूरेशिया, फिर अफ्रीका दिखा रहा है, नीचे साउथ अमेरिका दिखा रहा है, ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखा रहा है और साइड में आपको आर्टिक ओशन दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे आपको एंटार्क्टिका दिखा रहा है। तो समझ आ गई है आपको ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या बताना चाह रहा है, समझ आ गया, ठीक है। इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में एक छोटी सी चीज़ है, उसको हम पहले एक बार यहाँ पे आप देखिए, इंडियाज़ नॉर्थवर्ड जर्नी। आपकी एनसीईआरटी आप खोलेंगे वहाँ पे ये ऐसी फ़ोटो बनी है, ठीक है। इस फोटो को आप देखेंगे तो आपको घबराना नहीं है, यही वाली जो चीज़ इसमें बताई गई है उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली फ़ोटो जब आप देख रहे थे, कहाँ गई, ये वाली फ़ोटो जब आप देख रहे थे, आप ये वाली फ़ोटो देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इंडिया तो यहाँ है कहीं पे नीचे, यहाँ है ना, इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी इंडिया कहाँ पर है, ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इस एरिया से थोड़ा इसकी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई है और इंडिया कहीं ऊपर है, अभी इक्वेटर से ऊपर है ना इंडिया, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इक्वेटर मानूँ ऐसे तो इंडिया इक्वेटर से नीचे है, मतलब इंडिया ने इक्वेटर के नीचे से अपनी जर्नी स्टार्ट की है जब ये गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटा है। ये गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटेगा, अफ्रीका अलग जा रहा है, साउथ अमेरिका इधर ही रह जाएगा, इंडिया भी यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ आएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से निकल के साइड में चला जाएगा, ऐसे ही हुआ है। तो इंडिया ने जो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की है उसकी आपको जो है ये फोटो यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक टाइम फ्रेम दिखाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, इंडिया का क्या है, इंडियन लैंड मास, ठीक है। तो दिखा रहे हैं कि 71 मिलियन ईयर्स अगो, कि 71 मिलियन ईयर अगो इंडिया इतना नीचे था,
ठीक है। इक्वेटर देखो साइड में इक्वेटर है और इक्वेटर से इंडिया नीचे है, ठीक है। धीरे धीरे करके उसकी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है वो शुरू हो रही है। तो फिर 55 मिलियन ईयर अगो तो इंडिया थोड़ा और ऊपर चला गया, फिर 38 मिलियन ईयर अगो इंडिया थोड़ा और ऊपर चला गया, और लास्ट में 10 मिलियन ईयर अगो तो इंडिया की जो प्लेट है वो ऊपर आके दूसरी यूरेशियन प्लेट से जो है वो टकराएगी, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से लैंड फॉर्म डेवलप होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई। साइड में एक और चीज़ आपको लिख रहा है कि 16 सेंटीमीटर पर ईयर, 16 सेंटीमीटर पर ईयर से लेके 5 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब ये इसका कुछ एवरेज है जिस हिसाब से इसने अपनी ऊपर की नॉर्थवर्ड जर्नी की, क्या चीज़, जूम करूं, वो काम की चीज़ नहीं है, ये लिखा है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर पर ईयर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये क्या है, इतना इतना, ये इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ठीक है। पर ईयर लिख रहा है और यहाँ मिलियन ऑफ ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने मिलियन ऑफ ईयर में ये इतना जो है नॉर्थवर्ड मूव कर गया है, ठीक है। ठीक बात है। इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है, आपको क्या याद रखना है, आगे चल के इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट आएगा, रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से डेक्कन प्लेट्यू बना है, वही एक काम की चीज़ है इसमें, और कोई भी काम की चीज़ नहीं है। फिलहाल काम की चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, स्टार्टिंग में इक्वेटर से नीचे की तरफ था, फिर इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू हुई, और नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू होने की वजह से आज जहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है वहाँ पे इंडिया अभी है फिलहाल, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एल्फ्रेड वेजनर ने जो भी अपनी थ्योरी को प्रपोज करने के लिए चीज़ें आपको बताई, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, जिग्सॉ फिट, ठीक है, तो उसकी हमने फोटो एक बार देख ली। सेकंड चीज़ जो आपको बताई गई थी वो क्या थी, सेकंड चीज़ जो आपको कल मैंने लिखवाई थी ऑब्जर्वेशन, वो क्या थी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको दिखाई थी वो क्या थी, एज ऑफ रॉक। थर्ड चीज़ जो आपको बताई थी वो क्या थी, रेप्टाइल, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपको बताई थी वो रेप्टाइल थी। यहाँ पर एक फोटो भी होगी, ज़रा आप देख सकते हैं, वो ऐसा काम की नहीं है, उसको अगर आप ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो गया, अब यहाँ से चलाना पड़ेगा ना फिर से। लाइट आ रही है पीछे, ठीक है। ये वाली आप फोटो जरा देखिए, जो कि आपको रेप्टाइल के बारे में बता रही है, ठीक है। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के रेप्टाइल आपको एक कॉन्टिनेंट में भी दिख रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी दिख रहे हैं। तो ये फोटो आपको क्या दिखाना चाह रही है, देखिए एक लाइन बनी है जो ऑरेंज कलर की है, एक लाइन है जो ग्रीन कलर की है, एक ब्लू कलर की लाइन है, और एक पर्पल कलर की लाइन है जो इंडिया से होके जा रही है, ठीक है। इस पूरे जो लाइन की लेंथ आपको दिखा रहा है, बोल रहा है इस एरिया में एक जैसा रेप्टाइल आपको मिलता है। जैसे ऑरेंज वाले एरिया में आपको क्या बता रहा है, फॉसिल रिमेन्स ऑफ द साइनोग्नेथस अ ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन ईयर अगो लॉन्ग, मतलब ऐसा बता रहा है, ठीक है। मतलब इस पूरे एरिया में आपको ऐसा कोई रेप्टाइल के बारे में पता चल रहा है जो इतना पुराना किसी टाइम पे होता था, ठीक है। अगर उसका एविडेंस आपको अफ्रीका में भी मिल रहा है, उसका एविडेंस आपको साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, इसका मतलब ये कभी एक टाइम पे साथ हुआ करते थे, ठीक है। सेम चीज़ आपको इंडिया के वहाँ पे दिखा रहा है, फॉसिल एविडेंस ऑफ ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल, वो इंडिया में भी है, एंटार्क्टिका में भी है और अफ्रीका में भी है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एंटार्क्टिका में मिलती हैं, जो कि इंडिया में भी आपको मिलती हैं, अफ्रीका में भी आपको मिलती हैं। तो इससे क्या पता चला, वही जो पुरानी फोटो हमने देखी कि इंडिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका एक टाइम पे एक साथ थे,
ठीक है, ये फोटो आपको क्या दिखा रही है? रेप्टाइल के बारे में जो हमने कल चीज देखी थी। ठीक है, समझ आ गई? ठीक चलिए, फिर ये आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए। वो एक फोटो आपको दिखा रहा है 250 मिलियन ईयर अगो, वो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हैं और यहाँ पर आपको प्रेजेंट की फोटो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आप नेक्स्ट चीज़ देखिए। पहली जो आपकी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, वो आपको समझ आ गई? उसमें आपको कोई डाउट है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ आ गई तो बस आप नेक्स्ट चीज़ में आ जाइए जिसका नाम क्या है? सेकंड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने से पहले, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ने से पहले हमने क्या देखा था? एडवर्ड स्विस का सीमा और सियाल का कॉन्सेप्ट। वैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्थर होम्स का कन्वेक्शन सेल थ्योरी। ठीक है, बात समझ आई? तो आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी आपको क्या बता रही है? ठीक है, आप देखिए, कंडक्शन आपको पता है क्या होता है, तो कन्वेक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या चीज होती है? आपने कभी अपने स्कूल में कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में सुना है? ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है? कंडक्शन और कन्वेक्शन सुना है? क्या होता है कंडक्शन? थोड़ा जोर से, क्या कंडक्शन होता है? चलो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। और ऐसे नॉर्मल भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो ना, ऐसे नॉर्मल भाषा में बताओ कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का भी नाम सुना है आपने? क्या होता है कंडक्शन? सॉलिड जो होता है, सॉलिड में आप दोनों सॉलिड की सरफेसेस को पास में रखोगे तो हीट ट्रांसफर हो जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है? वो सॉलिड में से अब आप हटके कहाँ आ गए? लिक्विड में। तो जो आप पानी बॉईल करते हो, दूध बॉईल होता है, उसमें नीचे की चीज़ ऊपर आती है, उबलता है, वो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, ऐसे क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है लास्ट? रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन आपको समझ आ गया ना क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे थे, उसमें आप हीट भी बोलते हैं। तो ऐसे कोई सॉलिड चीज़ है, आप गर्म वहाँ पर है तो आप हाथ लगाओगे तो आप गर्म हो जाओगे ना, आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो वो क्या, आपका हाथ भी सॉलिड है, नीचे भी सॉलिड था। ठीक है, तो साथ में जब कॉन्टैक्ट हो गया, कंडक्शन में हमेशा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? वैसे ही किसके बारे में बात कर रहा है? कन्वेक्शन के बारे में बात हो रही है तो दिमाग में आपके क्या आना चाहिए कि लिक्विड की बात हो रही है। कहीं पे किसकी बात हो रही है? लिक्विड की। तो आप देखिए, कन्वेक्शन सेल थ्योरी आर्थर होम्स की क्या कहना चाह रही है। वापस से आप आ जाइए यहाँ पे। हम कहाँ पर हैं? मेंटल के अंदर है। कहाँ पे? मेंटल के अंदर। और मेंटल आपका क्या होता है? सेमी मोल्टन होता है। मेंटल क्या है? सेमी मोल्टन। ठीक है, मेंटल अगर आपका सेमी मोल्टन है तो आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर कोई चीज़ गर्म है और क्या है? लिक्विड स्टेट में है, तो उसमें क्या आएगा? उबाल आएगा। जैसे आपके पानी में उबाल आता है, दूध गर्म करते हो तो उसमें उबाल आता है आता है, वैसे ही क्या होगा, इसमें भी क्या होगा? एक ऐसे सेल बनेगा। क्या होगा? एक ऐसा सेल बनेगा। अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, जब आप पानी उबालते हो, आप पानी आपने रखा तो धीरे धीरे करके उसमें बॉयल आता है। धीरे धीरे करके बॉयल कैसे आता है?
क्योंकि जो पानी जो सरफेस के साथ जहाँ पे नीचे डायरेक्ट क्या है आग लग रही है, ठीक है, वो पानी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। सेम चीज, जो चीज गर्म होगी वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर का ठंडा पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसे एक साइकिल बना रहा होगा ना वो, जैसे पानी जब बॉईल करते हैं, सेम चीज क्या हो रही है यहाँ पर हो रही है, कहाँ पे मेंटल के अंदर। मेंटल के अंदर हमें क्या पता है कि भाई जैसे जैसे करके हम डेप्थ में जाते हैं ना, वैसे वैसे करके क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। वैसे वैसे करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ गर्म होगी तो यहाँ पे एक कन्वेक्शन सेल चल रहा है, ये भी सेल चल रहा है, एक ये सेल चल रहा है, एक यहाँ पे क्या चल रहा है, एक अपना सेल चल रहा है, ठीक है। इस सेल में ये जो दो चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, राइजिंग लिम्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, राइजिंग लिम्ब, ठीक है, राइजिंग लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन सेल, ठीक है। ये दोनों ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं, ठीक है। सेम चीज अगर मैं एक ऐसा यहां पे बनाऊं, ठीक है, तो ये दोनों एरो कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। कहां जा रही है, डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है। ये क्या राइज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है। बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आसान है। तो आप समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्ब होगी, वहाँ पर ऊपर क्या होगा, ये ऊपर क्या है, ये मेंटल है, उसके ऊपर क्या है, क्रस्ट है। मेंटल, उसके ऊपर क्रस्ट, नीचे से राइजिंग लिम्ब है, मतलब ये जोर लगा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे जोर लग रहा है क्रस्ट पे, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा ब्रेक, इसको करेगा, तोड़ देगा। इसको तोड़ देगा तो क्या करेगा, यहाँ का मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे जाके ऊपर फैल जाएगा। समझ आ रही है, ठीक है। ऐसे जाके ऊपर फैल जाएगा और धीरे धीरे करके आगे की तरफ भी जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जोर लग रहा है तो नीचे का मोल्टन मटेरियल ऊपर आ रहा है, यहाँ पे दोनों को अंदर नीचे ले रहा है, दोनों एरो का है नीचे, मतलब कोई जो चीज़ ऊपर है उसको ये क्या कर रहा है, वापस अंदर लेके जा रहा है। ऐसे ही मतलब होगा इसका, फोटो देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें नीचे की तरफ हैं, तो यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जो है सारा मटेरियल अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या समझ आ रही है कि आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी ये बता रही है कि जहाँ पर भाई राइजिंग लिम्ब होगा ना कन्वेक्शन सेल का, वहाँ पे न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड। वहाँ पर क्या है, न्यू क्रस्ट क्या हो रही है, बन रही है। जहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ ओल्ड क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। ओल्ड क्रस्ट क्यों बन रही है, ये भाई इस जगह पर जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी, यहाँ पर हमेशा नई चीज़ आती रहेगी ना, यहाँ पर क्या होगी, हमेशा नई चीज़ आएगी। क्यों, नीचे से हमेशा नई चीज़ आ रही है, न्यू, नीचे से मोल्टन मटेरियल ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे करके ये दूर जाता जाएगा। दूर कैसे जाएगा, आप बोलोगे यहीं पर आएगा, क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड होगा तो दूर आएगा। तो यहाँ जितना ऊपर का क्रस्ट आपका दूर होगा राइजिंग लिम्ब से, या जितना वो पास होगा डिसेंडिंग लिम्ब से, उतना वो क्या होगा, पुराना। जितना वो पास होगा इसके, उतना क्या होगा, नया। यहाँ पे जो क्रस्ट होगी वो पुरानी होगी, यहाँ जो क्रस्ट होगी वो नहीं होगी। यहाँ पे पुरानी होगी इसीलिए वो नीचे की तरफ जा रही है। आपको डाउट हो सकता है, क्या पता आपको फिगर देखने में दिक्कत हो, अभी जब हम वहाँ से फिगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली वहाँ से पढ़ाऊँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे ऐसे ही बताने में अच्छा लगता है, ताकि आप समझें उसको एक बार, ठीक है। समझ आ गई। तो इससे आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं कि जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी वहाँ पर न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और इस जगह पे क्या होगा, ओल्ड क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। तो फिर आप एक और चीज देखिए, दो चीजें होंगी, दो वर्ड अब आपको सुनने हैं। एक का नाम है मिड ओशनिक रिज, MOR, एक का नाम है ट्रेंच, TRENCH, ठीक है। दो वर्ड है, मिड ओशनिक रिज और ट्रेंच, ठीक है। मिड ओशनिक रिज का मतलब क्या है, रिज का मतलब क्या होता है, मिड ओशनिक रिज का मतलब है पहाड़ जो कि समंदर के अंदर है।
मिड ओशनिक रिज क्या है एक्चुअली में? पहाड़, ठीक है, क्या है? हिल्स, माउंटेन, जो कि कहाँ पर है? समंदर के नीचे। समंदर की जो क्रस्ट होती है ना, आप जैसे समंदर के अंदर आप चले गए और एकदम उसके डाउन में आप चले गए, तो वो आपको अर्थ सरफेस की तरह एकदम फ्लैट नहीं दिखेगा। वहाँ पर कहीं क्या होगा? खाई होगी, कहीं पर माउंटेन होंगे, कहीं पे प्लेन होगा, अलग अलग टाइप के फीचर आपको दिखेंगे। वैसे ही एक चीज़ होगी जिसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिज। ये क्या है एक्चुअली में? आप बोलोगे ऐसा हिल्स या फिर माउंटेन, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? समंदर के नीचे, ओशन की क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और वैसे ही एक चीज़ है जिसको हम बोलेंगे ट्रेंच, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो? खाई, ठीक है, खाई होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेंच। आपने नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो कि क्या है? डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है। तो अब आप इन्हीं दोनों वर्ड जो हमने पकड़े उसको इस फोटो के अंदर हमें डालना है। क्या मतलब हुआ? जहां पर भाई ये राइजिंग लिम्ब है, वहां मैं बोल रहा हूँ न्यू क्रस्ट बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे जमा हो रही है क्रस्ट, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या चीज़? मोल्टन मटेरियल होगा जी, रॉक नहीं होगा ना, मोल्टन मटेरियल होगा, ठीक है। मोल्टन मटेरियल है इसीलिए ऊपर आ रहा है ना, रॉक नीचे से ऊपर नहीं आ सकती ना। बात हुई ना कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब मोल्टन मटेरियल। ऊपर निकलने के बाद सरफेस पे जब वो आ जाता है फिर कूल होता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपको किसकी तरह दिखेगा? हिल्स की तरह दिखेगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? मिड ओशनिक रिज। दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा जिसको हमने क्या बोला? ट्रेंच। अब वो ट्रेंच कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब है ना। क्या बोला? यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब ऊपर वाली जो भी चीज़ होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या है? कोई ट्रेंच है। यहाँ पर क्या है? ट्रेंच मतलब कोई खाई है जिसके अंदर वो सारा का सारा मटेरियल वापस नीचे की तरफ चला जाता है। याद आया? अब आप याद करो रॉक साइकिल जो आपको करवाया था, ठीक है, रॉक साइकिल जो आपको करवाया था, अब आप उसको वापस से ध्यान में लाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इग्नियस रॉक जहाँ पर बन रही थी ना, वहाँ पर कोई मिड ओशनिक रिज जैसी चीज़ हो सकती है। अगर ओशन के नीचे बन रही है, क्या पता सरफेस के ऊपर बन रही हो, अर्थ के ऊपर बन रही हो, ठीक है। अगर अर्थ के ऊपर बन रही है फिर तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल वॉल्केनो आया था। बनेगी दोनों वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही, ठीक है, लेकिन एक हो सकता है ओशन के नीचे, ओशन की सतह पे, एक क्या हो सकता है? हमारे लैंड के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई इग्नियस रॉक जहाँ पर बनती है वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वहाँ पर कोई मिड ओशनिक रिज जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर ओल्ड रॉक जो डिस्ट्रॉय हो रही थी, डिस्ट्रॉय कैसे हो रही थी? आप वो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक और उसके बाद वो नीचे जाके कहीं पे चेंज हो गई है ना, इसका मतलब वो कहीं नीचे चली गई और डेप्थ में चली गई, मतलब वहाँ पे कहीं ट्रेंच हो सकता है। बात समझ आ गई? पक्का समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो बात बन गई। क्या क्या चीज़ समझ आई? कि भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने से पहले, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का मतलब ही क्या है कि सी का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है? स्प्रेड कर रहा है। सी का जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी ये है कि अगर हम सिर्फ ये माने कि भाई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसमें से मटेरियल जो है ऊपर की तरफ आता है, मतलब हमारा जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें वो क्या बोल रहे थे कि भाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून की वजह से कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर चले गए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको क्या बता रहा है कि भाई सी का जो फ्लोर है ना, एक्चुअली में क्या था, जब एक जगह से कॉन्टिनेंट दूसरी तरफ जा रहे हैं तो बीच में पानी आ रहा है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये बताना चाह रही थी कि भाई सी का जो फ्लोर होता है ना वो स्प्रेड हो रहा है। सी का फ्लोर जब स्प्रेड होता है तो कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बात समझ आई? ठीक है, आ जाएगी, फोटो देखोगे तो समझ आएगी। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि सी का जो फ्लोर होता है ना वो स्प्रेड होता है। तो फिर अगर ये चीज़ हम मान के चलें कि सी का फ्लोर स्प्रेड होता है, इसका मतलब नया जो फ्लोर है हमेशा बनता जा रहा है। इसका मतलब आप आज नापोगे सी के फ्लोर को और फिर आप और थोड़े टाइम के बाद नापोगे तो वो बढ़ता ही रहना चाहिए, है ना। यही मतलब हुआ ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अगर सिर्फ इतनी सी थ्योरी है कि वो स्प्रेड हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि भाई ये सी का फ्लोर तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक हद से ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मिड ओशनिक रिज पे कोई क्रस्ट बन रही है तो ट्रेंच पे डिस्ट्रॉय भी होती है, इसका मतलब वो बराबर रहती है। बात समझ आ गई? ठीक है, पक्का समझ आ गया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अगर ये कह रही है कि सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब अगर नई क्रस्ट कहीं पे बन रही है तो पुरानी डिस्ट्रॉय भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बनती जाएगी फिर तो आप देखोगे साइज एरिया सी का बढ़ता जाएगा, है ना, सी के फ्लोर का।
अगर वो कांस्टेंट रहता है इसका मतलब क्या है कि नया बन रहा है, पुराना डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। ठीक है, तो आप कॉपी में एक छोटी सी लाइन लिखिए, ऊपर लिखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ऊपर आप लिखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके नीचे आप लिखिए आर्थर होम्स कन्वेक्शन सेल थ्योरी। ठीक है, आर्थर होम्स कन्वेक्शन सेल थ्योरी, और उसके नीचे आप एक दो पॉइंट में लिख सकते हैं कि न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, न्यू क्रस्ट इज formed, new crust is formed where there is, new crust is formed where there is rising limb of the convection cell. New crust is formed where there is rising limb of the convection cell. ठीक है, whereas या फिर second point, and old crust is destroyed, and old crust is destroyed where there is descending limb of the convection cell. ठीक है, old crust is destroyed where there is descending limb of the convection cell. ठीक बात है, आगे समझ। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो MOR मिड ओशनिक रिज, पूरा लिख सकते हो आप कॉपी में, मिड ओशनिक रिज ऐसे लिखिए, देखिए मिड ओशनिक रिज, उसके आगे आप ऐसे लिख लीजिए, मतलब राइजिंग लिम्ब, है ना। और ट्रेंच के आगे आप क्या लिख लीजिए, डिसेंडिंग लिम्ब। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। भाई ग्लास वाला दे दो, पानी वाला ग्लास दे दो। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। मिड ओशनिक रिज, उसके आगे डैश डाल के आप लिखिए राइजिंग लिम्ब, और जहाँ पर ट्रेंच है वहाँ क्या लिखिए, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, चलो समझ आ गया। तो अब आप आ जाओ इस फोटो के अंदर, अब आप आ जाओ इस फोटो के अंदर। ठीक है, अब आप फोटो को देखो ध्यान से, सब समझ आ जाएगा। मैं आपको सीधा ये भी दिखा सकता था फोटो, पर मैंने क्यों बनाई, क्योंकि भाई जब मेंस लिखोगे तो आपको फोटो खुद बनानी है ना, वहां पे आप वहां से थोड़ी छापोगे, खुद बनाना आनी चाहिए आपको, कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसलिए खुद से बनाई थी। ठीक है, अब आप देखिए जरा उस फोटो को, वो फोटो आपको क्या बता रही है। सबसे नीचे आपको लिखा है इनर कोर, इनर कोर के बाहर क्या लिखा है, आउटर कोर। आउटर कोर के बाहर जहां पे वो कन्वेक्शन सेल चल रहा है उसके नीचे क्या लिखा है, मेंटल। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है, साथ में क्या लिखा है, मेंटल। मतलब ये जो सारी कन्वेक्शन सेल है वो कहाँ चल रहे हैं, मेंटल के अंदर। ठीक है, फिर आप देखिए सेम चीज, दो राइजिंग लिम्ब है यहाँ पर, जहां पर क्या लिखा है, अपवेलिंग। ठीक है, ये दोनों क्या है, राइजिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, अपवेलिंग। ठीक है, नीचे की तरफ जाती है तो क्या बोलते हैं, डाउन वेलिंग। ठीक है, अपवेलिंग हो रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जब ये आया, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा तो क्या करेगा, देखिए आप, ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ब्रेक हो गया यहाँ से, ये दूर जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, मिड ओशनिक रिज, ये लिखा है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज बन रही है बीचों बीच, जहाँ से ये सारा मटेरियल बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सारा मटेरियल बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये साइड वाला जो है ये इससे दूर जा रहा है, सेंटर से ये साइड वाला मटेरियल कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तभी स्प्रेड हो रहा है। सी फ्लोर क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, ये सारा दूर जा रहा है, तो कहीं पर जाकर ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। जहाँ ये नीचे जा रहा है उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेंच। यहाँ पे क्या लिखा है, सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब क्या होता है, नीचे सबडक्ट कर जाना। ठीक है, सबडक्शन का मतलब क्या होता है, अर्थ के नीचे कोई चीज का जाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई। इस फोटो को अगर आपको देखना है तो आप वापस से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, बीच में आपको दिखा रहा है मिड ओशनिक रिज, साइड में आपको क्या दिखा रहा है, ट्रेंच। कन्वेक्शन सेल आपको समझ आ गए, ट्रेंच आपको समझ आ गया, ओशन आपको समझ आ गया। ठीक है, ठीक बात है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है, तो जरा आगे चलिए।
ये फोटो आपने देख रखी थी सीमा सियाल वाली, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए आप, एक और फोटो आपको दिखा रहे हैं थोड़ी साफ, ठीक है। क्या दिखा रहा है, ये आपको नीचे का दिखा रहा है कन्वेक्शन सेल, वहाँ पे आपको एक प्लेट दिखा रहा है, ये प्लेट दिखा रहा है। प्लेट समझ नहीं आती क्या होती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने वाली है नेक्स्ट, सब समझ आएगा। फिलहाल के लिए क्या दिखा रहा है, नीचे मेंटल है, कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या आया, मैग्मा। तो यहाँ मैग्मा आया तो इस जगह को इसने यहाँ से दूर किया, इस जगह को यहाँ से दूर किया और खुद बाहर आएगा। खुद बाहर आएगा तो यहाँ क्या बना रहा है, मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज कहाँ बन रही है, समंदर के नीचे, समंदर के नीचे। बात समझ आ रही है, मिड ओशनिक रिज कहाँ बन रही है, समंदर के नीचे, क्योंकि ऊपर पानी दिखा रहा है आपको, है ना, ऊपर पानी, समंदर के नीचे क्या बना, मिड ओशनिक रिज। समझ आ गई। देखिए वहां पर नीचे एक लाइन लिखी है, जरा उसको भी आप पढ़िए। लिखा है प्लेट 1 एंड प्लेट 2 मूव अपार्ट, मैग्मा राइजेस, cools and solidifies forming new igneous rock. This is sea floor spreading and is a constructive plate boundary. कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्या होती है, छोड़ो थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्या है, अभी चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंग्लिश का वर्ड है, खुद से समझ आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनना, कुछ आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, नई क्रस्ट बन रही है ना, तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। जहाँ पर वो डिसेंडिंग लिम्ब होंगे वहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, क्रस्ट क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। बात समझ आ गई बात समझ आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ बढ़िए। कोई डाउट नहीं है, आगे की तरफ बढ़िए। जरा ये फोटो देखिए अब, ठीक है। ओशन का फ्लोर एक्चुअली में नीचे से कैसा होता है और उसमें क्या क्या फीचर होते हैं उसको अब आप देखिए जरा, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आपको, जो उसमें लिखा है वो नहीं दिखेगा आपको, वो मैं पढ़ के बताऊंगा। फोटो देखिए आप, ठीक है। फोटो देखिएगा तो सबसे पहले आपको एक चीज पता चल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैं यहाँ से आपको पढ़ता रहता हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखी है जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके आगे एक चीज आई जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद एक चीज आई जिसका नाम क्या है, मिड ओशनिक रिज। यहाँ पर एक चीज आई जिसका नाम क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है नीचे प्लेन एरिया जिसको हम बोलेंगे एपिसल प्लेन, ठीक है। उसके बाद सेम चीज जो यहाँ से यहाँ तक गई थी वही सेम चीज यहाँ से बढ़ेगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बीच में आपका क्या आएगा, ये ट्रेंच दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। बीच में ये क्या नीचे ट्रेंच, ये भी क्या नीचे यहाँ लिखा है ट्रेंच, ठीक है। ये ट्रेंच दिख रहा है आपको, ठीक है। आगे बात समझ, देखिए जरा एक एक करके आपको बताते हैं। जब आप ये जो जगह है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। जब आप जमीन से समंदर की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे करके, जैसे आप किसी नदी में जाते हो या किसी लेक में जाते हो तो आप पानी में पैर डालते हो तो धीरे धीरे करके उसकी डेप्थ इंक्रीज होती है ना। पहले आप जाओगे तो भाई आपके घुटने तक पानी आएगा, फिर आप और अंदर गए तो फिर ऊपर तक आएगा, फिर छाती तक आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे करके उसकी जो डेप्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जो एरिया जैसे ये लैंड है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी होगा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से आप कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ एंटर करोगे उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आप थोड़ा और आगे चलते जाओगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि डेप्थ धीरे धीरे करके डेप्थ आपकी इंक्रीज होती है। आगे चल के अचानक से क्या होती है, डेप्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अचानक से क्या होता है, डेप्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो जो अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन आ जाता है या डिक्लाइन आप बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, ऐसे ऐसे था धीरे धीरे, और यहाँ पर क्या इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन, ठीक है। ऊपर से यहाँ खड़े हो जाओगे तो इंक्लाइन, यहाँ खड़े हो जाओगे तो डिक्लाइन, ठीक है। इसके बाद अगर आप और नीचे की तरफ गए तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ट्रेंच। चलिए इसको भी देखते हैं, यहाँ आ जाओ। ये बीच वाली जो जगह थी वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही होगी तो आगे पीछे आपको छोटे छोटे माउंटेन दिखेंगे। यहाँ पर ये क्या है, न्यू क्रस्ट बन रही है, न्यू क्रस्ट बन रही है, और ये ऐसे इस हिसाब से अगर आप देखोगे सीधे सीधे दूर तक तो क्या है, छोटी छोटी हिल्स बन रही हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मिड ओशनिक
रिज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिड ओशनिक रिज, जिसको हम बोल रहे हैं मिड ओशनिक रिज, ठीक है, इसको बोल रहे हैं मिड ओशनिक रिज। फिर अगर आप ओशन में चले गए, ओशन में आप चले गए तो कहीं आपको आइलैंड भी दिख सकते हैं। ओशन में अगर आप चले जाओगे तो क्या होगा, कहीं आपको आइलैंड भी दिखेंगे। अब आइलैंड ऊपर से आपको इतना सा दिखता है, जैसे आपको ये आइलैंड, अगर यहाँ तक पानी है, अगर मैं बोलूँ यहाँ तक पानी है ना, तो आइलैंड ऊपर से तो आपको इतना सा ही दिखेगा, लेकिन आइलैंड नीचे तो रहेगा ना, तो जो नीचे वो रहेगा वो नीचे ऐसे आपको दिखेगा। आप समंदर में नीचे खड़े हो जाओगे तो नीचे से आइलैंड आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, नीचे से आइलैंड आपको ऐसे दिखेंगे। इसके नाम के आगे वॉल्केनिक लिखा है, नाम के आगे वॉल्केनिक लिखा है। वॉल्केनिक क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो ओशन की जो क्रस्ट है उसमें से अगर कोई ऐसी चीज बाहर आ रही है तो इसका मतलब कोई तो वॉल्केनो आया होगा, वही कोई मटेरियल ऊपर आया होगा, सॉलिडिफाई हुआ होगा, एक के ऊपर चल 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 के इतनी उसने एक के ऊपर एक्यूमुलेशन होती गई होगी कि एक टाइम के बाद वो जो पानी की सतह है उससे ऊपर आपको दिखने लग जाएगा। तो ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आइलैंड की तरह दिखेगा। सही बात है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। बस फिर यहाँ से आप नीचे चले जाओगे तो वापस से, फिर यहाँ से आप आगे तो वापस से कॉन्टिनेंटल स्लोप और ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक और चीज़ है जिसको क्या बोल रहे हैं, एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन क्या होता है, जो भी प्लेन एरिया अब आपको दिखेगा, ओशन का जो नीचे का फ्लोर है, ओशन के फ्लोर पे जो भी प्लेन एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन, ठीक है। तो ये फोटो आपको क्या बता रही थी, ओशन फ्लोर के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अर्थ के ऊपर, जैसे अभी हम लैंड पे हैं, है ना, तो लैंड पे भी हमें अलग अलग टाइप के फीचर दिखते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पर खाई भी होती है, जॉर्ज जैसे हमने कल देखा, ठीक है, पहाड़ है, खाई है, ठीक है, कहीं पर स्लोप है, हमेशा माउंटेन नहीं होते, थोड़ी ऐसे चढ़ाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईलैंड, है ना। हमेशा क्या, हमेशा हिल और माउंटेन नहीं होते, कोई ऐसे खड़ी सी चीज होती है प्लेट्यू की तरह, है ना, टीला, जिसको मतलब टीला है, वो थोड़ा थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। तो ये सारे फीचर अगर हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर दिखते हैं, वैसे ही सेम फीचर हमें ओशन के फ्लोर के नीचे भी दिखते हैं, ठीक है, ठीक बात है। तो ये क्या था ये चीज क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम ओशन के फ्लोर के फीचर देख रहे थे, ठीक है। कॉपी में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओशन फ्लोर रिलीफ, ओशन फ्लोर रिलीफ, और वहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मिड ओशनिक रिज, वॉल्केनिक आइलैंड, ट्रेंच, जो भी आपको नाम यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे नाम आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, मिड ओशनिक रिज, वॉल्केनिक आइलैंड, एबिसल प्लेन, ट्रेंच, और बाकी तो सेम ही है, ठीक है। ठीक बात है। ठीक है, अब जब हमने ये थ्योरी पढ़ना स्टार्ट की थी, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तब से हमारे पास कुछ सवाल थे कि भाई अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, और क्या था, ये मेन चीजें क्या थी, माउंटेन कैसे बनते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, ठीक है। उसी का ही जवाब हम पाने के लिए हमें सेकंड थ्योरी बताई गई है जिसका नाम क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इससे हमें दो चीजें पता चल रही हैं, क्या, वॉल्केनो कैसे आता है, ये चीज हमें समझ आ गई अब, ठीक है। वॉल्केनो कैसे आता है, वो आर्थर होम्स ने जो भी अपना कन्वेक्शन सेल दिखाया, इससे एक चीज पता चल गई, क्या, कि वॉल्केनो कैसे आएगा, ठीक है। फिनोमिना सेम रहेगा, जब आगे चल के वॉल्केनो पढ़ेंगे तो फिनोमिना सेम है, यही फिनोमिना है, कन्वेक्शन सेल चलता है, उसकी वजह से क्रस्ट को ब्रेक करता है, ऊपर वॉल्केनो आएगा, ठीक है। एक चीज का आंसर हमें मिल गया। दूसरी चीज का आंसर क्या है कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आएंगे, जो आपको भी ये वाली फोटो में प्लेट दिखाई थी, ठीक है, यहां पर आप देखिए, है ना, ये क्या है, प्लेट। अगर अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्या है, अलग अलग उसमें प्लेट है, ठीक है। जब नीचे से कोई मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, वॉल्केनो आएगा, तो प्लेट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। प्लेट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस। जैसी प्लेट में डिस्टर्बेंस होगा, सेस्मिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट होगी, नीचे की जो वेव्स हैं वो ऊपर तक आएंगी, उससे क्या होगा, प्लेट्स जो हैं वापस में हिलेंगी, जो कि आपको अर्थक्वेक की तरह दिखेगा। बात समझ आ गई,
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो दो चीज़ों के बारे में हमें मोटा मोटा पता चल रहा है, क्या कि अर्थ पे क्या कैसे आ सकता है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है। ठीक है ठीक है, तो इस चीज़ को, इस थ्योरी को हमने क्या बोला, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, ओशन के रिलीफ फीचर आपने देख लिए। यहाँ पर आपको एक फोटो में दिखाया जा रहा है ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक एक ट्रेंच पता होना चाहिए कि कहाँ पर है कौन से ओशन में है, किसके पास वो जो है ट्रेंच है। ठीक है, ठीक है, एक हिस्से से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक हिस्से से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आप लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे वहां से। ठीक है, वहां पर एक चीज लिखिए, क्या, एलुशियन ट्रेंच। वहां पर एक चीज है एलुशियन ट्रेंच। वहां पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है जिसको हम बोलते हैं एलुशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, वहां पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, एलुशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड। जहां ये एलुशियन आइलैंड है, आप समझिए वहीं पर आपका क्या था, बेरिंग स्ट्रेट भी था, वहीं पर आपका इंटरनेशनल डेट लाइन भी थी। फोटो आप देखिए, फोटो से आपको समझ आना चाहिए, वो वाली जगह, ये वाली जगह, दोनों जगह एलुशियन लिखा है, दोनों ही जगह आपस में मिलेंगी। ठीक है, दोनों ही जगह आपस में मिलेंगी। वहां पे बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है, वहीं पर आपके एलुशियन आइलैंड भी है, वहीं पर आपका एलुशियन ट्रेंच भी है। ठीक है, क्या चीज कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, ये यहाँ पे रशिया और अलास्का के बीच वाली जगह जो है, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये यहाँ तक रशिया है, यहाँ पर क्या है, ये अलास्का है यूएसए का, इन दोनों के बीच की जगह है, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपको दिखा रहा है वो क्या है, नेक्स्ट चीज आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंच है जिसका नाम क्या है, पोर्टो रिको ट्रेंच। ठीक है, इस ट्रेंच का नाम क्या है, पोर्टो रिको ट्रेंच। ठीक है, पोर्टो रिको ट्रेंच। कॉपी में आपको कैसे लिखना है, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, मतलब इसमें याद करना क्या है, याद ये करना है, एलुशियन आइलैंड आपको पता होना चाहिए उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन मैंने समझा दी आपको, एलुशियन आइलैंड की लोकेशन कहाँ है। एलुशियन आइलैंड आप कॉपी में लिखिए, उसके आगे आप लिखिए कि ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। ट्रेंच की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ओशन के अंदर वो ट्रेंच है। तो एलुशियन ट्रेंच जो है वो कहाँ पर है पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, सेकंड आपको दिख रहा है पोर्टो रिको ट्रेंच। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटी छोटी कंट्रीज हैं, करेबियन कंट्रीज हैं, छोटी छोटी है ना, वेस्ट इंडीज वगैरह यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, जमाइका, वेस्ट इंडीज, ये वो वाला एरिया। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज नामक यहाँ पर क्या है, आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है ठीक है, और ये क्या है, ये बीच की जगह होती है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। यहाँ छोटी छोटी कंट्रीज है, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला। ठीक है, ठीक है, ये वो छोटी वाली जगह है। अभी हम कहाँ पर है, पोर्टो रिको ट्रेंच में। तो आप लिखिएगा पोर्टो रिको ट्रेंच, उसके आगे क्या आपके लिखेगा, वो कहाँ पर है, करेबियन सी के अंदर है, और करेबियन सी खुद कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन के अंदर। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको सी और ओशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता, पता है ना, सी और ओशन आपको समझ आ रहा है, ओशन ज़्यादा बड़ा है, उसके बीच में छोटी छोटी सी हो सकती है। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या होता है, पैसिफिक। ये एरिया क्या होता है, पैसिफिक। यहाँ से इधर भी पैसिफिक यहाँ से इधर भी पैसिफिक। ये बीच में क्या होता है, अटलांटिक ओशन। नीचे क्या होता है, सदर्न ओशन। यहाँ पर क्या होता है, इंडियन ओशन। ऊपर क्या है, आर्टिक ओशन। ठीक बात है। पोर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर है, करेबियन सी में, और करेबियन सी कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन के अंदर। बात समझ आ गई। ठीक है, ठीक है। फिर एक और चीज आपको बता रहे हैं, मिड अमेरिका ट्रेंच। तो मतलब ये पूरा अमेरिका है, इस पूरे को ही अमेरिका बोलते हैं। ये क्या साउथ अमेरिका, ये क्या है नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के बीच में एक ट्रेंच आ रहा है इस साइड, जिसको क्या बोल रहे हैं, मिड अमेरिका ट्रेंच, जो कि कहाँ पर पड़ रहा है, पैसिफिक ओशन के अंदर। जो कि कहाँ पड़ रहा है, पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक चीज दिखा रहा है ये ट्रेंच, जिसका नाम क्या है, पेरू चिली ट्रेंच। अब ये नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा। ठीक है, मिड अमेरिकन ट्रेंच भी आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा। ठीक है, पोर्टो रिको भी आपको पता चल जाना चाहिए नाम से कि ये कहाँ पे होगा। एलुशियन आइलैंड भी आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा। पेरू चिली आपको पता है, यहाँ पे पेरू नामक शहर है,
यहाँ पे चिली नामक देश है यहाँ पर, ठीक है। तो पेरू चिली ट्रेंच यहाँ पर होगा, और पेरू चिली ट्रेंच आपका कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए कितना बड़ा ट्रेंच है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, छोटा ट्रेंच नहीं है इनकी तरह, ये छोटे छोटे ट्रेंच थे, ये क्या है, बहुत बड़ा ट्रेंच है, ठीक है, पेरू चिली ट्रेंच। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे लिखा है कुछ साउथ सैंडविच ट्रेंच, यहाँ पे लिखा है साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये नीचे वाला एरिया क्या होता है, सदर्न ओशन, इसको क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन। तो एंटार्क्टिका के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे साइड में कहीं पे साउथ सैंडविच ट्रेंच है। ये काम का नहीं है, अगर आप याद नहीं भी रख पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, इस एरिया में आ जाइए, ठीक है। इस एरिया में आप आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, अल्यूशन आइलैंड वाला अल्यूशन ट्रेंच। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, अल्यूशन आइलैंड वाला अल्यूशन ट्रेंच। ये फोटो जो यहाँ से चलती जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो यही यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। तो आप देखिए ये एक्चुअल में ये वाला ट्रेंच कितना लंबा है, ये देखिए यहाँ से चलता जा रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, फिर वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे दो ट्रेंच है, कुरिल और जापान ट्रेंच, ठीक है, दो ट्रेंच है, नाम क्या है, कुरिल और जापान ट्रेंच। अब जापान ट्रेंच है तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि जापान की साइड में कहीं पे ये जापान ट्रेंच है। और कुरिल, ये कुरिल आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, कुरिल आइलैंड। जब थोड़ी देर के बाद मैप की लोकेशन देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कुरिल आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। और जगह कौन सी है, ये पैसिफिक ओशन, जगह कौन सी है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर आपका क्या है, कुरिल आइलैंड, कुरिल एंड जापान ट्रेंच, ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है। यहां से आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, मेरियाना ट्रेंच, यहां पर क्या दिखेगा आपको, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच की आप हम थोड़ी देर के बाद अभी देखते हैं और इसको डीप में लोकेशन देखते हैं इसकी। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये क्या है, आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया, ये म्यांमार, फिर ये नीचे वाला एरिया, ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। ये ऊपर जो इतना सा निकला है ये क्या है, फिलीपीन, ये क्या है, फिलीपीन। फिलीपीन के राइट हैंड साइड पे आपका क्या है, मेरियाना ट्रेंच। तो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। मेरियाना ट्रेंच क्या है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। ये नीचे आपको दिखेगा ऊपर मलेशिया और इंडोनेशिया, ऊपर आपको क्या दिखेगा, मलेशिया, नीचे आपको क्या दिखेगा, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के नीचे यहाँ पे जावा नामक शहर, और यहाँ पर एक ट्रेंच है जिसको हम क्या बोलते हैं, जावा ट्रेंच, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच समझ आ गया। जावा ट्रेंच के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रेंच है यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, टोंगा ट्रेंच, यहाँ पे लिखा है टोंगा ट्रेंच, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, ये भी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक ट्रेंच है जिसका नाम क्या है, मिंडानाओ ट्रेंच, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मिंडानाओ ट्रेंच। आप देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वही साउथ ईस्ट एशिया में है, जहाँ पर वही वाली लोकेशन है इसकी, ये जगह है मिंडानाओ ट्रेंच। यहाँ से आप देखिए इस जगह से दो हिस्से में टूट रहा है, ये नीचे आ रहा है एक और यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, नाइसे शोतो, ठीक है, ये जापान का नाम है, जापानीज में लिखा है, ठीक है, नाइसे शोतो, ठीक है। और नीचे की तरफ आ रहा है एक ट्रेंच जिसका नाम क्या है, मिंडानाओ ट्रेंच, ठीक है। कॉपी में लिख के रखिए, 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नया नया पढ़ेंगे अभी तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे नाम हैं, इतना कैसे याद होगा, बार बार जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे, बहुत बार मैं आपको ये करवाऊंगा, बहुत बार हम कर लेंगे इसको, ठीक है।
हाँ, ऊपर वाले ट्रेंच का नाम क्या है? नानसे शोतो ट्रेंच, और नीचे वाले का नाम क्या है? मिंडानाओ ट्रेंच। ठीक है। क्या चीज़? पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। ठीक है, ये पूरा क्या है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, पूरा क्या है यहाँ पे? पैसिफिक पूरा पैसिफिक ओशन है ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी? जावा ट्रेंच इंडियन ओशन में। ठीक है, जावा ट्रेंच कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? ट्रेंचेस के नाम आपको बताए गए। कुछ क्या आपको दिखाए गए? ट्रेंचेस के नाम। कुछ हमने ट्रेंचेस के नाम देखे आज, और आपने उनको कॉपी में लिखा। अब एक बार आप मिड ओशनिक रिज भी आप देखिए कैसी होती है। ठीक है, फोटो देखोगे तो जो है आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाइए। कहाँ पे दिखाएं? ये देखिए, यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पे अच्छे से दिख रही है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? मिड ओशनिक रिज। यहाँ लिखा है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, आप देखिए ये कौन सा ओशन है? ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में तो ये मिड ओशनिक रिज है ना, ये ऑलमोस्ट सीधी सीधी जा रही है, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रही है, एकदम नीचे तक जा रही है। ठीक है, जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड अटलांटिक रिज, मिड ओशनिक रिज। और उसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशन में है तो क्या बोलते हैं? मिड अटलांटिक रिज। सबसे पहले इसी के बारे में पता चला था। ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये क्या है? मिड अटलांटिक रिज या फिर मिड ओशनिक रिज। और यहाँ पर ये कौन सी ओशन है? ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में भी आप देखिए यहाँ से चलती आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस ये कि अटलांटिक ओशन वाली मिड ओशनिक रिज ओशन के बीचों बीच चल रही है एकदम, है ना। दिखने में क्या पता चल रहा है कि अटलांटिक ओशन वाली मिड ओशनिक रिज एकदम सेंटर में चल रही है। ठीक है, जबकि पैसिफिक ओशन वाली मिड ओशनिक रिज ये साइड में चलती है यहाँ से। ठीक है, थोड़ी आपको दिख रहा है कि साइड से जा रही है, एकदम ऐसे बीच में से नहीं जा रही है। कहाँ से जा रही है? साइड से जा रही है। दिख रहा है? ये आपको दिखने से ऑब्जर्वेशन पता चलती है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये कौन सी जगह है? ये मिड ओशनिक रिज, अटलांटिक ओशन। ये यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ रही है एक मिड ओशनिक रिज, यहाँ से जा रही है, यहाँ से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है। ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्या समझ आया भाई? मिड ओशनिक रिज एक्चुअल में क्या है? पहाड़ी है, जो कि कहाँ पर है? ओशन के अंदर, जिसकी फोटो आपको ऐसे दिखती है अगर आप ऊपर से उसकी फोटो लें तो ये क्या है? मिड ओशनिक रिज कंटिन्यूस है ना, काफी ये क्या है? एक टाइप से कंटिन्यूस है। ठीक है, चलता है, एक जगह से चल रहा है और दूर तक जा रहा है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? समझ आ रहा है सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी फोटो मैंने नहीं निकाली इसको कर देते हैं बंद। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? हो गया? समझ आ गया सब? लास्ट थ्योरी पे हम जा रहे हैं, थर्ड नंबर की थ्योरी चलता है। थर्ड नंबर की थ्योरी पे जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, भैया
यार इसमें से इंक ही नहीं है, इसमें चल नहीं रहा, देखो ज़रा इसको। ठीक है, थर्ड जो आपकी लास्ट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि सबसे काम की है, जो सारे आंसर देती है। ठीक है, जो सारे आंसर देती है उसका नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आप सारे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सारे, अब छोड़ दीजिए फ़ोन, यहाँ देखिए, फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट थ्योरी जिसका नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो आपको क्या बता रही है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहली चीज़ क्या बता रही है कि अर्थ इज डिवाइडेड into various plates. Earth is divided into various plate. ठीक है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट, कि अर्थ जो है ना भाई उसमें अलग अलग क्या है? प्लेट है। वो नीचे हमने देखा ना, एक प्लेट 1 इधर की तरफ जा रही थी, प्लेट 2 उधर की तरफ जा रही थी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोल रही है कि अर्थ में क्या है? अलग अलग टाइप की प्लेट्स हैं। पहली चीज़ समझ आ गई। दूसरी ये चीज़ क्या बोलती है कि जो आपका लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर फ्लोट्स, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर। अब ये समझना पड़ेगा, यहाँ तक इस पॉइंट को तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गया। ये लिथोस्फेयर क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, इसको समझना पड़ेगा भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन, है ना। लिथ का मतलब क्या है? स्टोन। लिथोस्फेयर मतलब वो जगह जहाँ पर क्या है? रॉक है। रॉक वाली जगह मतलब क्रस्ट होना चाहिए वहाँ पर कहीं, ठीक है, पत्थर होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। क्रस्ट की बात हो रही है। मेंटल में चलेंगे, मेंटल क्या है? लिक्विड, वो तो लिथोस्फेयर नहीं हो सकता। पहली चीज़ समझ आ गई। अब ये दूसरी चीज़ कुछ बोल रहा है एस्थेनोस्फेयर। अब इसको समझते हैं, ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये लिथोस्फेयर क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। देखो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको समझने से पहले आप दो चीज़ें समझिए, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के दोनों के कुछ फीचर होंगे, है ना। दोनों के क्या होंगे? कुछ फीचर होंगे। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग होगी, ओशनिक क्रस्ट क्या होगी? अलग होगी। अब कैसे? आप बोलोगे सर दोनों ही क्रस्ट हैं, अलग कैसे होगी? हो सकता है, हम सारे इंसान हैं भाई, मैं लंबा हूँ, किसी की हाइट छोटी हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है ना। अलग अलग फीचर हो सकते हैं सबके। बस वही चीज़ यहाँ पर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है उसका क्या फीचर है? वो क्या होती है? लाइटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? लाइटर। दो तीन चीज़ें आप समझो, उसके बाद हम वहाँ पे देखें, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है लाइटर, ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? हैवियर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? लाइटर। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? हैवियर। ठीक है, पहली चीज़, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस मटेरियल से बनती है? यूजुअली ग्रेनाइटिक इन नेचर, ठीक है, ग्रेनाइटिक इन नेचर, ठीक है। हाँ वहाँ पे रख दो साइड में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज यूजुअली ग्रेनाइटिक इन नेचर। ओशनिक क्रस्ट कौन से मटेरियल से बनी होगी? बेसाल्ट, बेसाल्टिक इन नेचर, ठीक है। बेसाल्ट डेंसर होता है, भारी होता है, इसलिए ओशनिक क्रस्ट क्या होगी? भारी होगी। ग्रेनाइट हल्का होता है, इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगी? हल्की होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? और क्या फीचर हो सकता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर है, ओशनिक क्रस्ट हैवियर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक इन नेचर है, ग्रेनाइट की बनी है, और ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। ठीक है, जैसे आप घर पे जाओगे, आपने देखा होगा घर पे ग्रेनाइट लगा होता है, लगा होता है घरों में। आप ग्रेनाइट लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो? बेसिकली यूजुअली ऐसे आप कहीं पे भी लगा सकते हो भाई, वो तो डिपेंड करता है आप, ठीक है। ऐसे यूजुअली कहाँ पर ग्रेनाइट लगा होता है घर में? किचन में लगाते हैं, है ना। किचन की जो शेल्फ होती है उधर आप क्या लगाते हो? ग्रेनाइट। बाकी आप बाहर भी लगा सकते हो, सीढ़ी में भी लगा सकते हो, कहीं पर। बेसिकली कहाँ पे लगता है? किचन के ऊपर लगता है, किचन की शेल्फ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ग्रेनाइट एक्चुअल में क्या होती है? इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट क्या होती है? इग्नियस रॉक। फिर आप ग्रेनाइट की जगह क्या लगाते हो? मार्बल भी लगाते हो। मार्बल क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मार्बल क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट क्या होता है? इग्नियस रॉक, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी कैसे बनी है? वो नीचे से सारा लावा ऊपर आ रहा है, ऊपर आके सॉलिडिफाई हो रहा है, इसका मतलब कोई इग्नियस रॉक से ही बनाई होगी ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पर इग्नियस रॉक वो कौन सी है? ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट के इग्नियस रॉक, उससे क्या बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर नीचे से जो लावा वगैरह निकलता है उसमें से एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बेसाल्ट निकलता है, बेसाल्ट हेवियर होता है, उससे क्या बनता है आपका ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। और क्या चीज़ पता चली, जो थिकनेस है ओशनिक जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये क्या होती है थिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है थिक। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है इज नॉट थिक। ओशनिक क्रस्ट इज नॉट थिक, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो थिक है फिर ये तो नॉट थिक, तो ये कैसे फिर हल्की है, ये कैसे ऊपर है, ये कैसे नीचे है, हो सकता है ना। कैसे हो सकता है भाई, आप एक लोहे की पतली सी वो ले लो शीट है ना, और एक थर्मोकॉल ले लो इतना मोटा सा, तो क्या हो गया उसमें, थर्मोकॉल लाइटर ही रहेगा। वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है किस मटेरियल से बना है ना, ठीक है। जो लोहा बेशक पतला है लेकिन वो क्या होगा हैवियर होगा, तो ये मटेरियल्स के ऊपर से डिपेंड कर रहा है। बेशक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, 30 से 40-80 किलोमीटर तक कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको नीचे तक दिखेगी, ठीक है, डेप्थ में। जबकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो कुछ 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर के आसपास, इससे ज़्यादा जो है डेप्थ नहीं होती, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक, इतनी चीज़ समझ आ गई। इतनी चीज़ समझ आ गई तो फिर मेरे को ये चेंज करना। यहाँ पे आ जाओ। अब हमें समझना है ये लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर का मतलब क्या है, क्रस्ट और क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। आपको पता है क्रस्ट क्या होगी सॉलिड, अपर मेंटल जो कि क्रस्ट के साथ ही लग रहा होगा, वो एकदम से तो लिक्विड नहीं हो जाएगा ना। ऊपर का एरिया आपको पता ही है, मैंने अभी जब बताया कि सारी चीज़ें मैग्मा बन रही हैं, नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है। जो अपर मेंटल होगा जो हमेशा क्रस्ट के साथ लगा होगा वो थोड़ी ना एकदम मोल्टन होगा, तो क्या हो सकता है सॉलिड स्टेट में हो सकता है ना, 80% सॉलिड हो, हल्का हल्का सा, मतलब क्या थोड़ा डेंसिटी कम हो सकती है। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। इसका मतलब लिथोस्फेयर में ही आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी इसी के अंदर आ रही है, प्लस ओशनिक क्रस्ट भी इसी के अंदर आ रही है। ये दोनों ही चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं, लिथोस्फेयर के अंदर। बात समझ आ गई, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और भी उसके नीचे भी। ऐसा थोड़ी है कि आप ओशन की बेड में पहुंच गए, ठीक है, आपको थोड़ी चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप मानो अभी जो आपको फोटो दिखाई थी ओशन के फ्लोर में आप पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है ओशन के फ्लोर में आप जाके खोदना स्टार्ट करोगे तो सीधे मेंटल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ओशन फ्लोर की भी कुछ थिकनेस है, आपको बताया ना, ओशन फ्लोर की भी क्या है, कुछ थिकनेस है। वो थिकनेस को आप क्रॉस करोगे फिर जाके अपर मेंटल का कुछ पोर्शन आएगा, फिर जाके मेंटल आएगा कहीं, ठीक है। तो ओशन को आप ऊपर से, लैंड को ऊपर से स्टार्ट करो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन के नीचे एबिसल प्लेन पे आगे, उससे भी आप नीचे चले जाओ, ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है आपका लिथोस्फेयर। ये सारा पोर्शन क्या है लिथोस्फेयर। ये सारा का सारा पोर्शन किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। सारा का सारा पोर्शन किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये है वो मोल्टन मटेरियल, ठीक है, ये है मोल्टन, आप ऐसे लिख लीजिए मोल्टन मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या है, मोल्टन है, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, लिथोस्फेयर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। समझ आ गई, आगे समझ, कोई डाउट? लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, उसके अंदर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ रही है, ओशनिक क्रस्ट भी आ रही है। पूरा का पूरा लिथोस्फेयर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और क्या पता चला भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, लाइटर होती है, ग्रेनाइट से बनती है, थोड़ी थिक होती है। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, हैवियर होती है, थिक कम होती है और बेसाल्ट से बनती है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब आप आ जाइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर।
अब आप देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोल रही है आपको, ठीक है। क्या चीज? वाईफाई चल रहा है ना आपका? हाँ अभी हाँ चल ही रहा था। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप आ गए। अब आप देखिए जरा ये अलग अलग दो चीजों में टूटेगी, ठीक है। एक इसमें चीज होगी जिसको बोलोगे आप डाइवर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, ठीक है। एक चीज क्या है? डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और एक क्या है? कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। सही बात है, ठीक बात है। एक चीज क्या है? डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, एक क्या है? कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अब ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री के बीच में दो चीजें हो सकती हैं। ओशन की जो प्लेट है, वो ओशन की प्लेट एक दूसरे से क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। ओशन की प्लेट से क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। और क्या है? कॉन्टिनेंट की प्लेट से क्या हो जाए? दूर हो जाए। कॉन्टिनेंट की प्लेट से क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या होगा। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में देखो क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तीन चीज़ें बन सकती हैं। या तो कोई ओशन की प्लेट के साथ क्या कर जाए? कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। दो ओशन की प्लेट आपस में आ रही है, आपस में टक्कर खा दी। कन्वर्ज का मतलब क्या? पास आना, है ना। फोटो बना देता हूँ, देखो। डाइवर्जिंग मतलब ऐसे जा रही हैं दूर, कन्वर्ज मतलब इधर पास की तरफ आ रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, ठीक है। कन्वर्जिंग में क्या हो सकता है? ओशन। फिर क्या है? ओशन की प्लेट कॉन्टिनेंट की प्लेट के साथ कन्वर्ज कर जाए, कॉन्टिनेंट की प्लेट के साथ कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई तो फिर जरा आगे की तरफ देखते हैं। यहां तक अगर आपको पहले लिखना है तो लिख लो। समझ आ गई? कोई दिक्कत है? तो यहां पर हम बाद में जाते हैं, पहले आ जाते हैं यहाँ पे। पहले हम देखेंगे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। क्या देखेंगे? डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। उसमें से ओशन और ओशन एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, डाइवर्ज कर रहे हैं। ओशन की प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इधर क्या बनेगा? खुद बताओ आप। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ओशन एक दूसरे से दूर जा रहा था, तो क्या बन रहा था यहाँ पे? रिज बनेगा ना। ट्रेंच कैसे बनेगा? ट्रेंच वाले में एरो इधर आएंगे, ये यहाँ से दूर जा रहे हैं मतलब नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है, ऐसे ही तो होता था, पढ़ा था ना। तो यहाँ क्या बनता है? मिड ओशनिक रिज। अभी फोटो देखी थी ना, ओशन का ही क्रस्ट बता रहा था। ओशन देख रहे थे हम नीचे, ओशन में से वो साइड में जा रहा था, देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। मिड ओशनिक रिज जब बनी थी, उसमें ऐसे ही नीचे से डाइवर्जेंस तो हो रही थी ना, दूर जा रहे थे एक दूसरे से। क्या बन रहा था? मिड ओशनिक रिज। बात समझ आ गई? पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज, अब कोई दो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्या हो जाए? दूर चले जाएं। कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पहले अगर दूर जाएंगे तो क्या बनती है? रिफ्ट वैली, ठीक है। अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो क्या बनेगा? रिफ्ट वैली। ज्यादा दूर चले जाएंगे तो क्या बनेगा? नेसेंट सी। ज्यादा दूर चले जाएंगे तो क्या बनेगा? नेसेंट सी। समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? अब इस सब की फोटो आपको एक साथ दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करो। ये रिफ्ट वैली का मतलब क्या है? रिफ्ट वैली का मतलब क्या है? वैली आपको पता क्या होती है ना? वैली क्या होती है? वैली में आप खड़े हो जाते हो तो आगे पीछे आपको क्या दिखते हैं? पहाड़। नीचे वैली क्या होती है? प्लेन। आगे पीछे क्या होते हैं?
पहाड़, यही होती है वैली। ठीक है, आप देखो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैं आपको इंग्लिश में ये वैली, दिस इज वैली, आप वैली लिखो, आपको बड़ा अच्छा लगे। सर ने बहुत अच्छे नोट्स बनवा दिए हमसे, उसमें से कुछ काम का आएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। वैली कोई नहीं आपसे पूछ रहा, आपसे ये पूछा जाएगा कि रिफ्ट वैली क्या होती है। अब ये नेसेंट सी बनता कैसे है, पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा मानना ये है कि हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हम भाई सब हिंदी में ही सोचते हैं। आप जितना मर्जी इंग्लिश को लिखोगे समझ आपको हिंदी में ही आएगी। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश खराब है भाई, पढ़ा सकता हूँ। पर मुझे पता है कि मैं भी जब पढ़ता हूँ या किसी बच्चे को भी पढ़ना है, वो खुद भी समझेगा, वो बुक खोलेगा, पहले जो वहाँ इंग्लिश में लिखा है उसको वो खुद पहले अपने दिमाग में हिंदी होती है उसकी, समझ रहे हो ना। ऐसे ही होता है, जब आप बुक खोलते हो तो क्या कर, आपका दिमाग क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली हिंदी बनाता है। फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये डाइवर्स में दूर गए है ना, कन्वर्स मतलब पास आए, इसीलिए आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, रिफ्ट वैली का मतलब क्या है आप खुद देखो भाई, जैसे मानो कि ये कोई आइलैंड है, ऐसे कोई आइलैंड मान लिया, इसके नीचे क्या होगा, कोई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है, ऐसे दूर जा रही है। ठीक है, नीचे से फोर्स लगी कॉन्टिनेंट के ऊपर, एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर। तो इसके बीच में क्या होगा ना, ऐसे छोटी सी क्या आएगी, क्रैक आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। जैसे आपने कभी फोटो देखी होगी, अर्थक्वेक कहीं पर आता है तो आप देखोगे रोड वहां से नीचे गिर जाता है, नीचे क्या बन जाता है, ऐसे गड्ढा जैसा बन जाता है ना, सही बात है। पर वो तो छोटी जगह पे रोड में आपको दिखा तो आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में अगर ऐसे एक क्रैक डेवलप हो जाए एक लाइन के अलोंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। बात समझ आई। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फिर क्या हो सकता है, मानो अब ये यहां से यहां तक क्या हो गया, एक जैसे जॉर्ज था, खाई होती है जैसे, वैसे ही क्या होती है, रिफ्ट वैली। दिखने में दोनों सेम है, नाम अलग है। नाम अलग कैसे है, बनने के फिनोमिना से नाम अलग है। ठीक है, इस फिनोमिना से बनेंगे तो क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। अगर सेम खाई किसी रिवर की वजह से बनती तो क्या बोलते, जॉर्ज। ठीक है, अब ये जहां पे रिफ्ट वैली बनी है तो फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे कोई और नदी जाती हो, लेकिन क्योंकि अब ये एरिया रिफ्ट वैली है, डेप्थ में है, तो क्या पता वो पानी अब इधर से जाए। बात समझ आ रही, क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ आ रही है। समझिए इसका मतलब क्या है, मानो ये रिवर कहीं से ऐसे जाती थी, ठीक है, समझ आ गई, आगे समझ। मानो ये बीच में इस रिवर के यहाँ पे क्या बन गई, रिफ्ट वैली बन गई, है ना। अब रिफ्ट वैली बन गई मतलब ये एरिया काफ़ी डेप्थ में है, ये एरिया क्या है, ऊंचाई में है, यही मतलब हुआ ना। तो क्या पता, अब पानी हमेशा नीचे बहता है ना, ऊपर नहीं बहता ना, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है ना, ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या पता वो खुद को सुपर इम्पोज कर दे, अब वो रिफ्ट वैली के अलॉन्ग ही बहना शुरू कर दे, बस इसी में से ही जाऊंगी अब मैं, क्योंकि ये तो उसके लिए क्या है, ऊपर हो गया, यहाँ से वो नीचे आ गया ना पानी। ये एरिया ऊंचा था, रिफ्ट वैली नीचे थी, ये एरिया वापस से ऊपर था, पानी एक बार नीचे आ गया वापस ऊपर नहीं जाएगा, फिर खुद को सुपर इम्पोज कर देगा, वो इसी रिफ्ट वैली के बीच में से बहेगा। बात समझ आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। सेकेंड चीज जो बन सकती है वो क्या है, नेसेंट सी। ये कैसे बन सकता है, खुद देखो, उस फोटो में से आपको दिख जाएगा, पर वहां पे आपको बाद में लेके जाऊंगा मैं। मानो कि ऐसे कोई एक जगह थी, ठीक है। रिफ्ट वैली एक टाइम के बाद, अगर रिफ्ट वैली के नीचे ये सारी एक्टिविटी होती रहे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये रिफ्ट वैली यहाँ पे जो छोटी सी खाई है ना, ये यहाँ से ना अलग अलग हो जाएंगे, एक जगह पे बंधे रहेंगे और दूसरी जगह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये कैसे होंगे, इसके नीचे अगर यही डाइवर्जेंस होती रहेगी, है ना, अभी छोटी डाइवर्जेंस हुई तो सिर्फ क्रैक आ गया, और अगर मैं फोर्स लगाता जाऊंगा, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये हिस्सा इधर चला जाएगा, ये हिस्सा इधर चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे ये अगर इसको मैं रिफ्ट वैली बोल रहा हूँ, ऐसे अगर वही वाली चीज़ होती रहे तो क्या होगा, ऐसे ये चीज़ अलग हो जाएगी ऐसे, और ये चीज़ यहाँ पे अलग हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना, समझ आ रही है। तो आगे पीछे जो ओशन का पानी है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि इसके बीच में इतना गैप बन गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, उधर आप फोटो देखोगे तो आपको रेड सी दिख रही है, वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, पहले आप यहाँ देखिए थोड़ा बहुत, अगर आपको वहाँ से दिखता है तो। आपके पास एटलस है, एटलस लाए हो आप, एटलस लाए हो, सबके पास है,
नहीं लाए? नहीं लाए तो अभी आप ऐसे थोड़ा सा देखो यार, यहाँ पे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड सी, दिख रहा है, ये सऊदी और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे रेड सी होता है, दिखता है, ठीक है। ये एक टाइम पे ऐसे जुड़ा हुआ था, इसके नीचे क्या हुआ, थोड़ा सा दूर हो गया, तो अब ये सिर्फ इधर इजिप्ट के पास स्विज कैनाल होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ा हुआ रह गया, बाकी में क्या हो गया, इधर आगे पीछे का पानी इधर बीच में आ गया, दिखता है? समझ आया? फोटो से मैं आपको दिखा सकता हूं, पर मैं आपको फोटो, अभी टाइम भी नहीं बचा है, पहले आप समझ लीजिए, फोटो में आपको सबकी दिखा दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहेंगे तो अभी के लिए आप लिख सकते हैं रेड सी, ठीक है, रेड सी, ठीक है, रेड सी, समझ आ गई। तीसरी चीज क्या हो सकती है, या तो रिफ्ट वैली बनाएगा सबसे पहले, सेकंड स्टेज में नेसेंट सी बनाएगा, तीसरी वाले में आइलैंड ही बना देगा। आइलैंड कैसे बनाएगा भाई, ये जो छोटा सा हिंज बचा था ये यहाँ से भी टूट जाएगा और फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, जो ये हिंज बचा था वो भी नहीं रहेगा, अलग से ये हिस्सा अलग हो गया, है ना। जैसे आपको क्या दिखेगा, वो देखो उधर मैडागास्कर दिखता है, अफ्रीका के बगल में दिखता है, ये वाला एरिया दिख रहा है, इधर जुड़ा हुआ था पहले, अब धीरे धीरे हट के पूरा बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या बन गया, आइलैंड बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैडागास्कर, ठीक है, समझ आ गई। चलो यहीं तक रखते हैं, ये वाली जो चीज़ है आपको मंडे को करवाएंगे। किसकी? मैडागास्कर, ये ली वहाँ पे लिखा है मैडागास्कर, ठीक है, यहाँ पर है मैडागास्कर, यहाँ पे इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में क्या है, मैडागास्कर, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? फिर आप देखिए, ऐसे मैं थोड़ा बता जाता हूँ, फिर जब आएंगे वापस शुरुआत करेंगे मंडे को। आप देखिए जहाँ पे अब कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, दो चीज़ें क्या आ रही हैं, पास आ रही हैं। ये ओशन यहाँ से पास आएगा, इधर से ओशन पास आएगा, इधर से ओशन अंदर आएगा, इधर से कॉन्टिनेंट अंदर आएगा, इधर से कॉन्टिनेंट अंदर आएगा, इधर से कॉन्टिनेंट अंदर आएगा। थोड़ा सा ब्रीफ ले लो। ब्रीफ में क्या बताना चाह रहा है, ओशन 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 अगर पास में आएंगे, दो चीज़ें अगर कन्वर्ज करेंगी, तब वो वाला फिनोमिना जो आपको पुराना बताया है कि ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, हेवियर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, लाइटर होती है, वो चीज़ें अब यहाँ पे काम आएंगी, ठीक है। ओशन और ओशन का जब आपस में कन्वर्जेंस होगा तो कौन सी चीज़ नीचे जाएगी, किस चीज़ का सबडक्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लेट की लेंथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ओशन ओशन दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो दोनों एक ही जैसे होंगे, डेंसिटी दोनों की बराबर होगी। लेकिन जिस ओशनिक क्रस्ट की, जिस ओशनिक प्लेट की लेंथ ज़्यादा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा भारी होगी। जो ज़्यादा भारी होगी वो क्या करेगी, नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी, ठीक है। ठीक बात है। जब ओशन और ओशन आपस में कन्वर्ज करते हैं तो क्या बनता है, आइलैंड आर्क। तो क्या बनाते हैं, आइलैंड आर्क, ठीक है। सेम चीज़ जब ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज करेंगे तो उसमें से हल्की चीज़ कौन सी है, कॉन्टिनेंट, है ना। कॉन्टिनेंट प्लेट क्या है, हल्का है ओशनिक प्लेट से, तो ओशनिक प्लेट क्या करेगी, सबडक्ट करेगी। कॉन्टिनेंट प्लेट क्या करेगी, उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो जब ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज करेंगे तो क्या बनाएंगे, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में दोनों क्या हैं, दोनों लाइट हैं। कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में जब कन्वर्ज करेंगे तो किसी का भी सबडक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, माउंटेन बनाएंगे और फोल्ड माउंटेन बनाएंगे। तो यहाँ पे आके हमें आंसर पता चल गया, वो जो हम स्टार्ट से ढूंढ रहे थे, क्या हिमालयाज कैसे बने और एल्प्स कैसे बने, ठीक है। यहाँ पे आके हमें आंसर पता चल गया। मतलब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसने अब आपको सारी जो भी हमारे क्वेश्चन थे उसको इसने क्या किया, आंसर उसका कर दिया, ठीक है। अभी आपको ऊपर से बताया है, एक एक करके फोटो देखेंगे ओशन का, वो डाइवर्जेंस, वो तो आपने फोटो देख लिया मिड ओशनिक रिज की, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्ट वैली क्या है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या है, उसकी फोटो देखेंगे। ये नेसेंट सी वाली फोटो देखेंगे, मैडागास्कर देखेंगे। उसके बाद आके ये नेक्स्ट वाला जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट?